CNBC TV18 and CNBC Awaaz present The REIT Connect in partnership with IRA. हेलो एंड वेलकम और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है द रीट कनेक्ट में। हमारी खास पेशकश आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आज बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, रीट को जाना समझा, अब तो ये भी देख लिया कि आपके पोर्टफोलियो में रीट का कितना वजन होना चाहिए। लेकिन एक बार पोर्टफोलियो में आ गया रीट्स तो उसके बाद क्या, थोड़ा उसके बारे में समझ होनी चाहिए, कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे फॉरवर्ड लुकिंग बनेंगे रीट्स को लेके, क्योंकि आप अपने बाकी इन्वेस्टमेंट के साथ भी तो यही करते हैं, तो फिर रीट्स के साथ ये क्यों ना हो। और चूंकि एक कंपैरेटिवली नया एसेट क्लास है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से जानना और ज़रूरी। तो थोड़ा आज और अंदर जाएंगे, पेनिट्रेट करेंगे, डीप इंसाइट लेने की कोशिश करेंगे कि रीट्स को देखने, जानने और समझने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। वो टर्मिनोलॉजी हो जाए, चाहे उसकी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ टेक्निकल एनालिसिस आप खुद कर पाएँ, इस तरह की बातें, तो ये सब कुछ करेंगे। और आज एक बार फिर हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। ब्रुकफील्ड इंडिया रीट के एमडी और सीईओ आलोक अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, और साथ ही कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सोमी थॉमस साहब जो कि एमडी हैं कुशमन वेकफील्ड कैपिटल मार्केट्स के। तो बहुत बहुत स्वागत है। आपका पोर्टफोलियो और बड़ा है, लेकिन उतना लंबा मैं नाम लूँगा तो यहाँ काफ़ी समय चला जाएगा, लेकिन हाँ, इतना आपके लिए काफ़ी है। सो बोथ टू जेंटलमैन्स, बड़े नाम रियल एस्टेट के अंदर, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक सर, एक बार फिर मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। तो पिछले एपिसोड्स में हमने बात की रीट्स क्या है, पोर्टफोलियो में क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आ गया पोर्टफोलियो के अंदर, अगर मुझे समझना है, देखना है, जानना है, तो मैं क्या देखूं मार्केट के अंदर। क्योंकि देखिए, एक बार रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट की नज़र आपके नज़र में रहता है, कमर्शियल आपको उतना समझ में आता नहीं है, कॉमन इन्वेस्टर को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सी डील्स हो रही, कैसे ट्रैक करेंगे। सी आई थिंक रीट्स में थोड़ा एडवांटेज क्या है, लगता कॉम्प्लिकेटेड है, इवन जो ट्रैकिंग लगेगी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं समझाऊंगा थोड़ी आसान है। कि आप देखिए, आपने रीट में आप मान लीजिए इन्वेस्ट कर दिया आपने, तो आपको एक ट्रैक करना है कि उसकी ऑक्यूपेंसी मतलब कितना परसेंट ऑक्यूपाइड है, एक वो इम्पॉर्टेंट है। 85% 90% ऑक्यूपाइड हैं आजकल रीट्स, ये ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, तो एज लॉन्ग एज ऑक्यूपेंसी इज इम्प्रूविंग, तो एक अच्छा साइन है कि भाई रीट्स की ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। रीट की ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है जिसका मतलब ज़्यादा इनकम होगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, आपका डिविडेंड भी बढ़ेगा और फिर प्राइस भी बढ़ेगा। तो एक ऑक्यूपेंसी ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ट्रैक कर लीजिए, भाई कमर्शियल साइकिल अच्छी चल रही है आज की डेट में, तो रेंटल्स बढ़ रहे हैं, तो वो आप ट्रैक कर लीजिए कि भाई एवरेज रेंटल लास्ट ईयर क्या था, इस ईयर क्या है, उसका अगले साल क्या उम्मीद है, तो एक वो अच्छा ट्रैक का पैरामीटर हो गया। थर्ड थिंग है कि भाई आपके टेनेंट्स किस टाइप के हैं। लकीली जो रीट्स में टेनेंट्स हैं, इधर लार्ज मल्टीनेशनल हैं, इंडियन मल्टीनेशनल हैं, सब अच्छे टेनेंट्स हैं। फिर आप ट्रैक कर लीजिए कि भाई कैसे टेनेंट्स हैं, ग्लोबल टेनेंट्स हैं, इंडियन टेनेंट्स हैं, उनके कैश फ्लोज कैसे हैं, तो वो थोड़ा छोटा ट्रैक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए अच्छी कंपनियां, नाम है, सॉलिड है, रेंट दे देंगी और देती रही है, कोविड में भी दिया है, ऑफिस खाली थे लेकिन रेंट देती रही कंपनियां, तो वो एक ट्रैक कर लीजिए। फिर रियल एस्टेट देख लीजिए, कोई पेरिफेरी में तो नहीं है, कोई पेरिफेरी में तो नहीं है। अगर पेरिफेरी में एसेट है, खाली हो सकता है वो, उसमें वैकेंसी आ सकती है, तो डेट लेवल है, ये 5-6 पैरामीटर्स ट्रैक कर लीजिए। और डिस्ट्रीब्यूशन कितना कर रहा है, प्राइस कितना एप्रिसिएशन हो रहा है, ये ट्रैक कर लीजिए। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सेबी ने जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स बनाए हैं, उससे बहुत चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं। तो मतलब इसे आपको ट्रैक कर लीजिए, बट लार्जली दे आर सेफ इन्वेस्टमेंट्स, लार्ज इंस्टीट्यूशंस आर ब्रिंगिंग रीट्स, दे आर लार्जली वेरी वेरी सेफ एक्चुअली। दे आर नॉट कि अभी आपने सडनली ऑक्यूपेंसी आपकी कम हो गई, 70% हो गई, 60% हो गई, वो होगा नहीं, होगा नहीं। आपका मैंडेटरी है कि आपको 80%, वो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई 80% तो आपको इनकम यील्डिंग होना ही होना है, बाकी 20% लैंड हो सकता है, उसको डेवलप करेंगे तो अपसाइड आ जाएगा उसमें। 90% डिस्ट्रीब्यूट होना ही होना है, जो इनकम आएगी उसे ऐसा नहीं कि वालों ने रख लिया अपने पास और उसको अपने यूज़ के लिए जिस मर्जी से यूज़ कर लिया। तो पैरामीटर्स ट्रैक कर लीजिए, बट लार्जली 4 इंस्टीट्यूशंस हैं, सेबी ने बड़े चुनाव बनाए हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, लॉट ऑफ गवर्नेंस है, तो चीज़ें लार्जली हो जाती हैं मीट आई वुड से। हाँ, जैसे म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत जाके देखना नहीं पड़ता। हाँ, वो आप एक भरोसे के साथ करते हो, वहाँ जो मैनेजर्स होते हैं वो आपके लिए जगलिंग करते रहते हैं और आपको रिटर्न देते रहते हैं, काम कर रहे हैं, इतने साल से एक्सपीरियंस है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन ठीक है, तो वो है, मुझे लगता है लगभग उसी तरह की चीज़ है, उसी तरह की चीज़ है। सेबी का भरोसा यहाँ भी आता है। तो सोमी सर, अब जो सर ने छोटे मोटे पैरामीटर्स हमको बताए, कहाँ जाके मैं ट्रैक करूँ, कैसे, कहाँ मिलेंगे मुझे, क्योंकि मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत नई है एज ए जनरल इन्वेस्टर। थैंक यू। मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये आलोक सर ने जो बोला उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट सप्लाई,
जो रीट जो मार्केट में है उसमें डिमांड सप्लाई का डायनामिक्स कैसे है. अभी 80% ऑक्यूपेंसी है, अभी ज़्यादा सप्लाई आ रहा है तो मुश्किल हो जाएगा, बट सप्लाई नहीं आएगा शायद, तो वो एक मार्केट रिपोर्ट में मिल जाता है. देयर आर 3 कंपोनेंट्स दैट एनी इन्वेस्टर कैन ट्रैक. Right. One is REIT ka presentations gives a lot of information. Lot of information, what are the kind of tenants, what is the in-place rental, what is the mark-to-market rental possibility, what is the supply situation that market. They always attach a market research reports. And there are so many service providers, Cushman & Wakefield is one of them. We all publish market outlook in our websites. Okay. So it's publicly available and general newspapers also talks about it. For example, the first quarter is over, the last quarter of the financial year, first quarter of the calendar year. We publish what has happened in the market in terms of the supply, absorption, therefore vacancy levels, all that is really tracked. So that gives an outlook which is also forward looking. It's not just what happened. It also talks about the demand outlook. So what happened during the COVID, for example, there has been demand being lower. Right. The supply stayed steady came in, but that increased the vacancy. Now, when you start looking at a 5-year track record, the vacancy started declining. It went up in COVID years, 2020 and 2021, and then it started declining. So these things are available more or less in the public domain. Ab general Google search में भी मिल जाते हैं ये सब. Nothing complicated. And all the research reports, all the investor relations and the presentations that is available on the website of all the REITs really talks about market as well. And it's very transparent. There is a lot of data that's available for any investor to analyze and take an informed opinion. Right. ठीक है, तो इजीली अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं. सर, कोविड का बार बार जिक्र आता है, पर मुझे लगता है बहुत ही सुपर एक्सेप्शनल घटना है, जो वंस इन अ सेंचुरी, वंस इन अ मिलेनियल टाइप की घटना है, तो बार बार इसको घटना है नहीं. लेकिन इंडिया अदरवाइज देखें जिस जगह पे खड़ा है, हम बात कर रहे हैं 47 तक डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे, $5 ट्रिलियन से प्लस की इकोनॉमी होगी. ये सब चीज़ें में कमर्शियल रियल एस्टेट तो नो डाउट ग्रो करना ही करना है. क्या यहाँ से रीट्स हमें बहुत सुनहरा भविष्य दिखाता है? मतलब आज अगर आप पकड़ते हैं तो आगे चल के आपकी ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत फायदा देगी उस पर्सपेक्टिव से. नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा. कोविड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोविड तो वंस इन लाइफ टाइम है. आई थिंक उसको हम उसमें भी आई थिंक उसमें भी सब अच्छा रेंट्स आते ही परफॉर्म रहे. करके. हाँ, रेंट्स आते ही रहे उसमें. किसी रहे. टेनेंट ने खाली थोड़ी नहीं बात में, लेकिन सबने रेंट दिया 99%. तो कोविड की बात है. कमर्शियल रियल एस्टेट अच्छा कर ही रहे. हमने पहले जिक्र किया कमर्शियल एस्टेट की. अगर मैं बात करूँ, इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, GCCs आ रहे हैं, ग्लोबल कैपिटल सेंटर्स आ रहे हैं. इंडिया टुडे हैज़ ऑलमोस्ट 50% ग्लोबल आउटसोर्सिंग मार्केट इज इन इंडिया. टुडे किसी कंपनी के पास ग्लोबली कोई ऑप्शन नहीं है, बट इंडिया में उनको आना पड़ेगा. नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कॉस्ट एडवांटेज, लेकिन जो टैलेंट है, आपको 5 लोग 10 लोग हायर करने हैं यूएसए में कर सकते हैं, आपको 200 लोग हायर करने हैं 6 महीने में, आप नहीं कर सकते. तो इंडिया में आना ही पड़ेगा. लोग आएंगे तो कमर्शियल स्पेस लेनी ही पड़ेगी. एंड दे वांट गुड कमर्शियल स्पेस विच इज़ मैनेज वेल. दे वर्क 24/7. सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंप्लायंस, सब कुछ ही उनको अच्छा चाहिए. और उसमें जो रीट्स हैं, दे आर ऑन द टॉप ऑफ द कर्व. उनके जो कमर्शियल रियल एस्टेट है, दे वेरी वेल मैनेज, वेरी वेल ऑन द ESG नॉर्म्स, वेरी वेल ऑन द टेक नॉर्म्स. सो आज आप एंटर करिए, थोड़े टाइम बाद एंटर करिए. मैं कहता हूँ पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए स्लोली, और इसको ग्रो करिए. एंड इट्स अ गुड टाइम टू एंटर. आई वुड से इट्स अ गुड टाइम टू एंटर. क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, देखिए, ग्रोथ 5-6% होनी है या 7% हो सकती है, वो तो होती रहेगी. 7% तो आपका 6.5-7% तो आपका साल के साल में आ ही रहा है. तो वो है आइसिंग ऑन द केक. एक सवाल मेरे मन में आ गया एकदम चलते चलते, मैंने लिखा नहीं था अपने सवालों की लिस्ट में, स्वामी साहब, कि जैसे सर बता रहे हैं कि जब एक फॉरेन कंपनी इंडिया में आ रही है और बढ़िया जगह देख रही है, अब 2 तरह की चीज़ें हैं. एक रियल एस्टेट उसको वो मिल रहा है जो रीटेड है या जिसमें रीट्स क्रिएटेड है या रीट के अंदर का, और एक आउट ऑफ रीट है. क्या वो लोग भी देखते हैं, टीनेंट्स भी ये चीज़ देखते हैं कि मुझे कहाँ लेना है, मुझे एक रीट वाली प्रॉपर्टी में लेना है या फिर मैं दूसरी जगह जाऊँगा, या ये क्राइटेरिया नहीं होता? ये मैं ऐसा नहीं बोलूँगा रीट वाली प्रॉपर्टी या नॉन रीट वाली प्रॉपर्टी. मार्केट में देयर इज अ डेफिनेशन ग्रेड ए. ग्रेड ए में आलोक ने जो बोला, सम ऑफ द कंपोनेंट्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल. फॉर एग्जांपल ESG, सेफ्टी, these are better managed in a REIT. That's a very clear given. तो फिर कहीं ना कहीं उनके भी दिमाग में वो चीज़ आती होगी. Definitely, it's an important parameter. If you have a REIT property in that market, there is naturally a preference for the tenants to be in such a property. Right. But there could be other institutional grade quality properties which can also be considered. Right. But definitely it's not comparable to any other building which is not driven by an institutional asset class. See, corporate governance, and it's a very large word,
But corporate governance के अंदर जो होता है, timely fair renewal. It's a very small issue. But is it mandatorily done? It's not because compliance has to be there. It's important for the asset managers to maintain it. Their tenants are asking. So the quality of the tenants also demand a lot more delivery of performance from the companies. So the amenities, it's a very important aspect of today's corporate real estate. Sitting in Bombay, we probably can't perceive the campuses that we have in Bangalore or Gurgaon, जो बनाया है हैदराबाद में. The campus has a lot of F&B and eating out and dining options. Right. Completely, it's a city in itself. Probably not many may not have accommodation, but they will have good dining options within the campus itself. Safe, secure environment, which is more underlined by the institutional framework of a REIT. And that gives more comfort to the international tenants when they're coming looking for it, because they want to attract the best talent. Today, India is not a low-cost destination. Any company is coming to India because the high quality of the talent that India has. Right. Whether it is in engineering, R&D. Let's talk about AI for a second. Artificial intelligence is being talked about that it could probably take away the India story and the Indian IT growth rate would come down. But just take NVIDIA, 1 million square feet RFP in the market today. Last year, if you look at it, Qualcomm has taken almost 1 million square feet. Right. If you look at all, AMD has taken space in the past. If you look at all the chip companies, they are increasing their presence in India. Million square feet means, again, we are talking about huge workforce being added there. Right. So in summary, the change that is happening, like Alok said, global companies cannot have a go-to-market strategy without having an India backbone. So earlier we used to hear India is second largest growing economy. Today, India is the largest growing economy for the last 5 years. Right. And this base is going to continue. So that gives a lot of comfort for the demand outlook for the commercial real estate. And that in turn will influence the performance of the REITs. राइट तो आलोक जी अभी तो हम सिर्फ कमर्शियल रियल एस्टेट में तो 3 ही रीट हैं और सोमी साहब जो कहानी या पिक्चर हमें दिखा रहे हैं तो 3 की तो 30 हो जानी चाहिए जल्दी. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. 3 रीट हैं कमर्शियल में और एक है Retail 4 रीट हैं तो 40 होनी चाहिए फटाफट. राइट 40 फटाफट होनी चाहिए और ग्लोबली तो 1000 है. तो और इंडिया में जो अगर आप देखें जो टोटल कमर्शियल पोर्टफोलियो है अबाउट उसका 10 से 15%, सोमी वुड नो बेटर बट सोमी के डाटा बहुत परफेक्ट होता है, 15% शायद है रीट में. तो बाकी भी जो ग्रेड ए है, जो वर्ड यूज़ किया उन्होंने बिल्कुल ठीक वर्ड यूज़ किया, वो भी रीट में आना है और नया भी बनता जाएगा. और जो नया है वो लार्जली ग्रेड ए बन रहा है क्योंकि अब कंपनीज वांट बेस्ट ऑफ द ऑफिसेस, दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज देयर. सो स्टोरी इज वेरी गुड फॉर कमर्शियल. होटल रीट्स भी आ सकते हैं, डाटा सेंटर रीट्स भी आ सकते हैं, हॉस्पिटल रीट्स आ सकते हैं, सीनियर लिविंग रीट्स आ सकते हैं. वो सभी आएंगे धीरे धीरे. ओके हाँ मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड वाइड तो कई तरह के रीट्स हैं. हमारे यहाँ अभी 2 ही कैटेगरी प्राइमरली काम कर रही हैं. उसमें से भी आपका 70% तो या 80% तो आपका कमर्शियल है, एक रिटेल का रीट है. लेकिन आगे 30-40 रीट की उम्मीद कर सकते हैं. बिल्कुल 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 जितना काम हो रहा है और जिस तरह का पिक्चर है इंडिया के लिए टाइम लगेगा पर होंगे, डेफिनेटली होंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. और ये रीट्स भी साइज में बहुत बढ़ेंगे. हाँ इनका भी साइज बढ़ेगा, इनका साइज भी बढ़ेगा, डिफरेंट सेक्टर्स में आएंगे, नए रीट्स आएंगे. So story is looking very good from that growth point of view also. So I'll just add numbers to the perspective. India has around 800 million square feet of office space. Right. Out of 800 million square feet, around 50 to 60% is REITable stock. Okay. Why I call REITable is if you have done strata sales, if you have done floor-wise sales, if you have done tukra karke base diya to then you can't do a REIT. It has to be owned by an institution. There can be a little bit of a sale here and there. So that 400 million square feet ka 25% is already REITed. Okay. Of the larger in stock, it's only 15%. That's correct. India keeps adding almost 40 to 45 million square feet every year. Okay. So we are that's growing market. Some of them are poured by the REITs, some of them are poured by other graded developers. So definitely there is a potential for another, maybe not 30, at least 5 to 10 in the next 2 years, and then probably more in the coming future. Because 400 million square feet is a REITable stock. Only 100 million, close to 100 million is currently being REITed. 4 टाइम और हम रीट कर सकते हैं. मैं बात कर रहा था डिफरेंट सेक्टर्स पे ओवर 10 इयर्स. हाँ 2 साल में तो खैर नहीं. राइट तो बड़ा मजा आ रहा है. मुझे नहीं अंदाजा था कि इंडियन कमर्शियल रियल एस्टेट या रिटेल रियल एस्टेट की कहानी इतनी एक्साइटिंग है. अब जब पता लग रही है तो लग रहा है कितना कुछ हो रहा है, क्योंकि हम इन जनरल सिर्फ एक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को ही रियल एस्टेट मान लेते हैं, कमर्शियल को थोड़ा दूर दूर से देखते हैं, दुकान वगैरह को थोड़ा बहुत इंक्लूड कर लेते हैं. लेकिन रीट की कहानी मजेदार है और जो तस्वीर यहाँ से दिख रही है
वो तो कमाल की है। तो चलिए रीट पे और इंटरेस्टिंग बातचीत यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक लेते हैं छोटा सा। ब्रेक के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए वो आपको बताएंगे, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। एंड फाइनली क्या कुछ और आप रीट्स के साथ कर सकते हैं, क्या इमेजिनेशन लेके चल सकते हैं कि ये आगे आपके पोर्टफोलियो को किस तरीके से चमका देगा। क्योंकि हमेशा हम एक बात कहते हैं अपने चैनल पे, जितना अर्ली एंट्री आप किसी भी एसेट क्लास में लेते हैं उसे जितनी जल्दी पहचानते हैं उतना फ़ायदा वो आपको आगे चलते हुए देती है। वो विजन आपके अंदर आना चाहिए। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। CNBC TV18 and CNBC Awaaz present the REIT Connect in partnership with IRA. वेलकम बैक। CNBC आवाज़ पर आप देख रहे हैं द रीट कनेक्ट। हमारा ये शो जारी है। आज हम एनालाइज कैसे करें, आप रीट ले तो लिया, आपके पोर्टफोलियो में आ गया, लेकिन वक्त वक्त पे उसको कैसे देखें, कैसे समझें, इस पर बातचीत हो रही है। और किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए उसकी भाषा का भी आना बेहद ज़रूरी है। तो सोमी और आलोक दोनों हमारे साथ बने। अब थोड़ी सी रीट्स की टर्मिनोलॉजी पे ज़रा बात हो जाए और फिर कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल जो हम उनसे पूछेंगे। तो चलिए आप लोगों का एक तरीके से क्विक फायर टेस्ट हो जाएगा, क्विक क्वेश्चन राउंड ले लेते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें लगा कि इंपॉर्टेंट है, लोगों को जानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आता है स्पॉन्सर। तो आलोक, स्पॉन्सर कौन है? हाँ, तो स्पॉन्सर इनका पोर्टफोलियो है, जो ओनर्स हैं उसके, मतलब रीट का जो मालिक है। हाँ, रीट का जो मालिक है एक तरह से। ऑफ कोर्स इसमें तो पब्लिक कंपनी है, बट अगर मान के चलें कि जो मालिक हैं रीट के, जिन्होंने एसेट्स डाले हैं, दे आर द स्पॉन्सर्स। हाँ, लेकिन ये ट्रस्ट से अलग है। हाँ, मतलब एक तो स्पॉन्सर हो गया और जो रियल रीट जिसको कह रहे हैं जो ट्रस्ट है, रीट का ट्रस्ट बन गया हाँ। है, उसमें स्पॉन्सर्स के एसेट्स डाल दिए और उस पर इन्वेस्टर्स आ गए। तो तीन चीजें हो गई, स्पॉन्सर हो गया, ट्रस्ट हो गया और इन्वेस्टर हो गया। रीट बीच में रखा है, एक तरफ स्पॉन्सर, एक तरफ इन्वेस्टर। क्लियर है, राइट। ऑक्यूपेंसी, हालांकि इन जनरल तो सबको पता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रीट्स occupancy. The occupancy is if there's 30 million square feet of the overall size of the portfolio, out of that, how much is income generating? 80% occupancy is the minimum that is mandated by the SEBI as per the norms. So 95% हो सकते हैं, 85% हो सकते हैं। जितना ज़्यादा occupied है उतना अच्छा है for the investors. So quarter on quarter, they disclose their occupancy. It is something that the investors can track. Right. How much of the total space is occupied and income generating. ये इंपॉर्टेंट है, इनकम जनरेट कर रही है। ऐसा नहीं कि है और खाली पड़ी हुई है, वो नहीं होना चाहिए। ये ऑक्यूपेंसी है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड कितनी है। मान लो यील्ड का प्राइस मान लीजिए 300 रुपया है और आप डिस्ट्रीब्यूशन साल में दे रहे हैं 22 रुपया, तो 22 डिवाइड बाई 300 और करीब 7% आपकी 7.25% डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड हो गई। और ये डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड जैसे जैसे एस्केलेशन होता है रियल एस्टेट में, हर साल 5% एस्केलेशन होता है, तो ये बढ़नी चाहिए। ओके, तो ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना बेहतर है। हाँ, परसेंटेज टर्म से परसेंटेज जितना बड़ा होगा आप देखिए कि अगर पहले 3 था, अभी 5 हो गया, फिर 7 हो गया, मतलब ग्रो हो रहा है। 3-5 तो नहीं रहता है, हाँ, 6-7, हाँ 6-7, अगर ये 8-9 पे पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो फिर प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है, फिर प्राइस बढ़ जाता है, ओके, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। राइट। हाँ, एक टर्म है सर वेल, WALE, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। इट्स कॉल्ड वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी। ओके, अभी आपका पोर्टफोलियो में जितने टेनेंट्स है उसका एवरेज लीज पीरियड कितने हैं। तो वेटेड एवरेज ऑफ लीज एक्सपायरी, अभी आपका 10 साल का लीज होता है नॉर्मली, 5+5 बोलते हैं, कभी कभी 10-15 भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली इट्स अ 10 ईयर लीज। उसमें हाउ मेनी टेनेंट्स आर विथ यू फॉर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अभी पूरा वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी कुड बी 5-6 years, 7 years, 8 years, तब तक टेनेंट्स आर देयर विथ यू लॉक्ड इन। ओके, So they will not, normally they will not go out of your park. आपकी बिल्डिंग को वैकेंट होने में कितना टाइम बाकी है? हाँ, अभी जो एक्सिस्टिंग 90% जो ऑक्यूपेंसी जो बोला है, उसका लीज एक्सपायरी कितने हैं? सम विल बी 10 years, some could be 5 years, some could be 2 years. So उसका वेटेड एवरेज विद द साइज एंड द पीरियड मिला के वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी जितना अच्छा है उतना, जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। बट there is a caveat here. Okay. Now, if the market, if the rentals are going up, रेंटल बहुत बढ़ रहे, तेजी से बढ़ रहे, तो आपका ज्यादा लॉक इन होता अच्छा नहीं है। तो अब बट सेफ्टी बढ़ेगा, आपका लॉक इन ज्यादा है तो सेफ्टी बढ़ेगा, बट आपका मार्केट अच्छा चल रहा है, आपका फायदा नहीं उठा पा रहे। हाँ, आपको मार्केट में जाके नया टेनेंट को लेने के लिए तो वो प्रॉब्लम है। तो एक बैलेंस होना चाहिए। एक इट इज रॉन्ग टू से दैट इट हैज टू बी हायर द बेटर। एक बैलेंस होना चाहिए। नहीं, अच्छा बताया ये आपने, बढ़िया। नेट एसेट वैल्यू हम म्यूचुअल फंड के हिसाब से तो जानते हैं, यहाँ पर भी वही होता है? हाँ, वही है। आई थिंक नेट एसेट वैल्यू की क्या है, अपने जो पोर्टफोलियो है उसकी नेट एसेट वैल्यू क्या है, आपकी टोटल इक्विटी
प्लस डेट, डेट माइनस किया उसमें से, सो दैट्स एक फॉर्मूला है प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू माइनस लायबिलिटी अपॉन आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। yes that's it, that's the value of a लगभग हम unit. म्यूचुअल फंड में देखते हैं। yes और जनरली क्या होता है, जो मार्केट प्राइस होता है वो NAV के आसपास ही होता है एक्चुअली, और NAV बढ़ती रहती है हर 6 महीने में, तो हम रिपोर्ट देते ही हैं हर साल कि भाई आपकी NAV क्या है। NAV बढ़ती रहती है, उस हिसाब से यूनिट प्राइस भी बढ़नी चाहिए। NAV बढ़ेगी तो यूनिट प्राइस भी बढ़ेगा, तो दैट इज हाउ इट इज रिलेटेड। ओके, तो एक वो भी पैरामीटर कि NAV बढ़ रही है तो अच्छा है, और बढ़ती रहती है। राइट। एक टर्म है NDCF, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो। Net distributable cash flows is those cash flows that is available to be distributed to the unit holders. अच्छा, जो पैसा जो आलोक जी पैसा- को बांटना है। हाँ, यूनिट होल्डर्स को देना है, जो इन्वेस्ट किया है उनको जो डिविडेंड में देना है, दैट इज द नंबर, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोस। जो इसलिए ये दिखाते हैं कि टोटल ग्रोस इनकम कितना है, उसमें से देयर आर सम मैंडेटरी एक्सपेंसेस हो जाए, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, थोड़ा सा एक्सपेंसेस जो रिकवर करना है, रिकवर करने के बाद बाकी सब यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। Okay. That is called net distributable cash flows, NDCF, which is a very important parameter. One can look at it quarterly or half yearly, how the NDCF is growing. So that means that tenants, the income is growing for the REIT, and that is beneficial to the unit holders. ओके, ग्रेट। एक है सर मार्क टू मार्केट पोटेंशियल। सो मार्क टू मार्केट पोटेंशियल एक अच्छा पैरामीटर है कि आज आपने रेंट किया हुआ है मान लीजिए 100 रुपये पे, और मार्केट में रेट 130 है, तो मार्क टू मार्केट पोटेंशियल है 30%। ओके, हाँ, जैसी प्रॉपर्टी खाली होगी आप 130 के आसपास उसको रेंट कर सकते हैं, तो 30% मार्क टू मार्क पोटेंशियल है। तो जितना मार्क टू मार्क पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है, ओके, उतना ही अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए, उतना ही अच्छा है रीट के लिए, कि जब भी प्रॉपर्टी खाली होगी या रिन्यूअल के लिए आएगी, जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी खाली ही होना है। 10 साल बाद अगर प्रॉपर्टी रिन्यूअल के लिए आती है और टेनेंट समझता है कि यार मार्केट में 130 रुपये रेंट हो गया, मैं अब 130 में दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने तो अपना कैपेक्स कर दिया है, फिट आउट तो मैं कर चुका हूँ, मुझे निकलना नहीं है, मैं 130 रुपये दे देता हूँ। ओके, तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो दैट जितना मार्क टू मार्केट ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है। So all the REITs, if you look at it, sir, all the REITs when they came for listing, for example, the first REIT when they came for listing, 68 rupees था उनका in place rental. ओके, तभी का market in place rental was 68 rupees. आज the largest REIT, Embassy REIT का आज का in place rent आ गया 88, Okay. 89. ओके, So 68 से 88 हो गया। पूरा portfolio का बढ़ गया. This is weighted average. ओके, Some things could be 120, some things could be 60. Average, it was 68, अभी 89 हो गया। तो ये मार्क टू मार्केट पोटेंशियल की वजह से हो रहा है। ये इनबिल्ट एस्केलेशंस होते ही है 5%, ये CGR में होता ही है every 3 years 15%। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन अ प्रॉपर्टी गोस आउट टू द मार्केट और अ रिन्यूअल होते हैं, देन दे विल डू एट मार्केट टर्म्स। दैट इज व्हाई दिस रेंटल कीप्स गोइंग अप। राइट। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। मुझे लगता है अब जो हमें देख रहे हैं दर्शक, वो खुद को थोड़ा एनलाइटेड महसूस करेंगे इन टर्म्स ऑफ रीट्स की। अब मुझे उसके बारे में काफ़ी पता है, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो रीट को एनालाइज करने में, और आपने बता भी दिया कौन सा फिगर ज़्यादा है तो अच्छा है, कौन सा फिगर कम है तो खराब है। एट लास्ट आलोक जी, एक लाइन में जवाब आपसे चाहूँगा। पिछले एपिसोड में बात रह गई कि रीट्स आपको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना बेहतर होता है या शॉर्ट टर्म जैसी भी इसमें कोई चीज़ होती है? नहीं, करने वो कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन रीट का पर्पस क्या है? रीट का पर्पस है कि मैं एक लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम बिल्ड करना चाहता हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी इनकम आती रहे। मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे थोड़ा मतलब फॉर व्हाटएवर रीजन आई नीड अ इनकम, इट्स लाइक सेफ्टी इन लाइफ एक्चुअली। मैं रिटायर हो गया तो मेरे को इनकम आती रहे, और ये इनकम लार्जली टैक्स फ्री है, 80-85% टैक्स फ्री है। तो अल्टीमेटली जितना लॉन्ग टर्म होगा उतना अच्छा होगा, और इनकम जनरेट होती रहेगी और ग्रोथ भी होती रहेगी। तो लॉन्ग टर्म ही अच्छी है, शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और आपने चलते चलते एक बात लगा दी, 85% तक टैक्स फ्री। अब ये सुन के बहुत सारे लोगों के कान खड़े होंगे, तो ये टैक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाई टैक्स ब्रैकेट में है उनके लिए तो देखिए बहुत ही अच्छा है। राइट। तो चलिए, आज के लिए तो घड़ी कह रही है कि समय हमारा समाप्त हो गया। बात आ गई टैक्स की, तो अगले एपिसोड में टैक्स को खूब डिटेल में जाके चर्चा करेंगे, क्योंकि रीट्स की जब शुरुआत हुई थी इंडिया में, या बातचीत शुरू हुई थी कि रीट्स आना है, टैक्स को लेकर काफ़ी चीज़ें हो रही थी। ऐसा टैक्स होगा, वैसा टैक्स होगा, पहले टैक्स स्ट्रक्चर को स्मूथ करना चाहिए, नॉर्मलाइज करना चाहिए, तब इंडिया में रीट आए। अब आ चुका है, चल भी रहा है। आलोक जी बता रहे हैं काफ़ी टैक्स एफिशिएंट है, तो भाई उसकी एफिशिएंसी को भी समझना ज़रूरी है, लेकिन वो अगले एपिसोड में। लेकिन फिलहाल के लिए आज जो बातें हुई हैं, आप एक रीट को कैसे एनालाइज करें, कैसे समझें, और किस तरीके से एक विजन क्रिएट करें, आई थिंक वो सारी बातचीत आप दोनों ने हमें बहुत अच्छी तरह से और आसान शब्दों में समझाई। सो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू जेंटलमैन।
आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को भी इंडीड बहुत मज़ा आया होगा। वो टर्मिनोलॉजी आई थिंक आपने नोट भी कर ली होगी, वो काफ़ी काम आएगी आपको जब आप रीड को एनालाइज करेंगे, मज़ा भी आएगा। तो चलिए इस हफ्ते के लिए या इस एपिसोड के लिए इतना ही। अभी टेक्स्ट पे बातचीत होनी है, थोड़ा फ्यूचर भी देखेंगे रीड्स का, कुछ और इंटरेस्टिंग एपिसोड आने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।